Today I am going to teach you the first chapter of your political science, power sharing. Why is power sharing desirable? पावर शेयरिंग इतना ज़रूरी क्यों है? और जो पावर शेयरिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं उनके लिए कि कैसे ये हार्मफुल हो सकता है, कैसे पावर शेयरिंग प्रॉपरली करने से बेल्जियम जैसी कंडीशन होगी, और कैसे पावर शेयरिंग सही से नहीं करने पे आपकी श्रीलंका जैसी कंडीशन हो सकती है। इसमें आपको ये पढ़ना है कि भाई देखिए, किसी भी देश में डाइवर्सिटी तो होती है, हर देश में डाइवर्सिटी होती है, किसी भी देश में ऐसा नहीं कि डाइवर्सिटी नहीं होगी। अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग जो है रीजन के लोग, कल्चर के लोग, लैंग्वेज वाले लोग रहेंगे। और अगर हम पावर शेयरिंग सही से नहीं करेंगे, उन सभी को गवर्नमेंट में जो है इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बजट में गवर्नमेंट में जब कैबिनेट बनता है तो क्या कंडीशन हो सकती है, आप श्रीलंका के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पावर शेयरिंग से क्या फायदे हो सकते हैं, क्या जो है सही से नहीं करने पे क्या घाटे हो सकते हैं, इसके लिए इस चैप्टर में दो देशों का एग्जाम्पल दिखाया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका। सबसे पहले आप देखिए बेल्जियम। बेल्जियम ने अच्छे से पावर शेयरिंग किया तो कैसे पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया, और श्रीलंका ने अच्छे से पावर शेयरिंग नहीं किया तो कैसे वो जो है खुद अपने लिए एक बर्डन बन गया, एक प्रॉब्लम बन गया। ठीक, सबसे पहले हम बेल्जियम को देखते हैं। बेल्जियम हमारे एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है और हमारे देश के हरियाणा जैसा है। ठीक, और इसकी पॉपुलेशन है 1 करोड़। हमारे देश के हरियाणा जैसा है और इसकी पॉपुलेशन हमारे हरियाणा से बहुत कम है, 1 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है। इसके बॉर्डर को देखिए, जर्मनी है, ठीक, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, ये इसके बॉर्डर पे है। तो आखिर इस देश पे समस्या क्या थी? ठीक, इस देश की समस्या देखिए, 1 करोड़ जो पॉपुलेशन है, ठीक, इसमें 59% लोग डच स्पोकन थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। ठीक, डच स्पोकन पीपल थे। ठीक, डच स्पोकन पीपल थे, और 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच। ठीक, 1% जर्मन बोलने वाले लोग थे, है ना। तो समस्या क्या थी? देखे, समस्या भी पता चल जाएगा। इस देश में देखे तो 2 स्टेट है, एक है फ्लेमिश, एक है वेलोनिया। डच लोग जो रहते थे वो कहां पे रहते थे? फ्लेमिश में। ठीक, और डीएफ याद रखिएगा। अब फ्रेंच लोग जो रहते थे वो कहां पे रहते थे? वेलोनिया। वेलोनिया में रहते थे। ठीक, तो समस्या क्या थी? ठीक, समस्या ये थी कि वहां पे हर क्षेत्र में फ्रेंच आगे थे, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो। और ये बात डच लोगों को परेशान करती थी कि भाई जनसंख्या हमारी ज़्यादा है, मेजॉरिटी में हम हैं, तो फिर ये फ्रेंच वाले लोग जो है हर चीज़ में आगे क्यों बढ़े हुए हैं? वो 59% थे डच, लेकिन हर क्षेत्र में वो फ्रेंच से पीछे थे। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ठीक, क्योंकि जब वहाँ पे एजुकेशन रिवॉल्यूशन आया, जब एजुकेशन स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ तो उसका ज़्यादा फायदा उठाया किसने? वो फ्रेंच वाले लोगों ने उठाया। ये फ्रेंच लैंग्वेज वाले हैं, फ्रांसीसी नहीं है, फ्रेंच बोलने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, सॉरी, वैसे ही हिंदी है। वहाँ पे भी जो है अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले थे, और इसमें फ्रेंच लोग सबसे आगे थे। अब जरा वहाँ की कंडीशन देखिए, वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स में क्या कंडीशन था? ब्रुसेल्स में सबसे पहले वहाँ की जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, कैपिटल में कंडीशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। 80% वहाँ पे फ्रेंच लोग रहते थे, ठीक, और 20% वहाँ पे डच लोग रहते थे।
अब ये समस्या हो गई। वहां और कॉम्प्लेक्स था प्रॉब्लम, पूरे देश में डच ज्यादा लेकिन राजधानी में फ्रेंच ज्यादा। तो 1950 और 60s के समय, 1950-60 के समय ऐसा हुआ, वहां के पॉलिटिक्स इस समय टेंशन क्रिएट होने लगा फ्रेंच और डच के बीच में। डच लोगों के अंदर जो है गुस्सा आने लगा, जेलस होने लगा, और वहां के पॉलिटिशियन ने रियलाइज कर लिया, ये बहुत पहले वो लग रहा है कि हमारे देश में जो है आगे जाके कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो जाए, डच और फ्रेंच कहीं लड़ न जाए, स्पोकन वाले लोग, इस लैंग्वेज वाले लोग, क्यों ना हम तुरंत जो है इसके लिए कदम उठाए, सुधार करें, और ऐसा ही किया। 1950-60 में ये टेंशन क्रिएट हो रहा था, जगह जगह छोटे मोटे जो है लड़ाइयाँ हो जाती थी, ठीक है, जिसके कारण वहाँ के पॉलिटिशियन ने तुरंत कदम उठाया। वो लोग रियलाइज कर लिए कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं, और उन्होंने 1970 से लेकर 1993 तक, 1970 से लेकर 1993 तक, ठीक, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में जो है 3 बार अमेंडमेंट किया। उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, सुधार कर दिया। क्या क्या अमेंडमेंट किया, चेंज किया उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने पहला जो अमेंडमेंट किया, ये लिख दिया अपने संविधान में, बोथ लैंग्वेज पीपल वुड गेट इक्वल पोस्ट इन द कैबिनेट। उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि चाहे डच वाले हों, चाहे फ्रेंच वाले हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन, चाहे उनकी पॉपुलेशन कोई कुछ भी हो, उनको जो कैबिनेट में बराबर बराबर का पोस्ट मिलेगा। आधे सीट जो है फ्रेंच ले ले, आधे सीट डच ले ले। और ऐसा कहीं नहीं हुआ था, किसी देश में ऐसा नहीं हुआ था कि सीटें जो हैं 2 लैंग्वेज वालों में या 2 कल्चर वालों में बराबर बराबर बढ़ जाए। और अपने में से इन्होंने जर्मन को भी दिया होगा, जो आपके जो है चैप्टर में दिया नहीं कि जर्मन का क्या हुआ, ठीक। तो इन्होंने यहाँ पे बांट लिया, ठीक। और उसके बाद इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी और भी अमेंडमेंट किया। उन्होंने सेंटर का कुछ पावर जो है वो स्टेट को दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को, और देश को जो है वो बना दिया उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट। पहले यूनिटरी गवर्नमेंट था, सारा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अपने ढेर सारे पावर जो है दे दिए स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक, कि सही से गवर्नमेंट चल सके। एक और सुधार इन्होंने किया, थर्ड, उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, यानी कि हर, जिस तरीके से हमारे यहाँ एमपी चुने जाते हैं हर एक कंस्टिट्यूंसी से, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में जो है 3-3 रिप्रेजेंटेटिव्स बना दिए, एक डच का, एक फ्रेंच का और एक जर्मन का। डच वाले डच लोगों को चुने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, फ्रेंच वाले अपने लिए एक फ्रेंच चुन ले, और जर्मन वाले अपने लिए जर्मन चुन ले। और इन जो कम्युनिटी गवर्नमेंट ये डिस्ट्रिक्ट में होती थी, जैसे हमारे यहाँ पंचायत होती है 3rd स्टेट पे, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, और तब लोकल गवर्नमेंट है। वहां भी उन्होंने ऐसा ही किया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, और जो उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी। और उसको जो है उन्होंने एजुकेशन से, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड पावर दे दी। अगर किसी जर्मन को, फ्रेंच को, डच को लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जो है वो जाए, ऐसा उन्हें बोल दिया गया। और ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मॉडल था, खुद बेल्जियम के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। इसको बेल्जियम मॉडल भी बोला जाता है, एक। और इसके बाद लेकिन अभी तो राजधानी की प्रॉब्लम बची हुई थी। राजधानी को, कैपिटल को, ब्रसेल्स को, कैसे ब्रसेल्स को प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। तो फ्रेंच वालों ने कहा कि ये जब आपने हमको पूरे देश में, हम कम हैं, हम 40% है, आप 59% है, फिर भी आप हमें 50-50 दे दिए हैं पूरी सीट सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक। तो हम भी आपको दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारे यहाँ, सॉरी दिल्ली करे, वहाँ जो ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट है, जैसे यहाँ दिल्ली में केजरीवाल की गवर्नमेंट है, तो वहाँ ब्रुसेल्स में भी एक गवर्नमेंट होगी, जैसे यहाँ केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है वहाँ दिल्ली में राजधानी। उन्होंने बोला कि हम आपको ब्रुसेल्स में यहाँ की जो गवर्नमेंट है इसमें हम आपको 50% देंगे। और 20% होने के बावजूद
डच वाले को 50% दे दिया फ्रेंच वालों ने, जबकि वहां पर फ्रेंच कितने हैं, 80% है, 80% है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, जब आप देश में हमको बराबर का राइट दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो हम आपको दिल्ली जो है आपका जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में हम कैपिटल की जो गवर्नमेंट है, हम भी आपको 50% देंगे। और इससे यूरोप के बाकी कंट्रीज बहुत प्रभावित हुए। और इसीलिए जब बना यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन जब बना तो यूरोप के बाकी देशों ने यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में बना है। इतने प्रभावित, कितने जो है बेहतर तरीके से ये जो आपके जो बेल्जियम वाले जो थे वो कितने बेहतर तरीके से अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए, और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाया पूरी दुनिया को। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पे कोई जो है डाइवर्सिटी ना हो, अलग अलग लोग ना हो, लेकिन अगर हम सही तरीके से उसको सॉल्व करना चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। तो श्रीलंका ने क्या किया, जब हम देखें श्रीलंका की प्रॉब्लम, ठीक, श्रीलंका ने ऐसा क्या किया, वो सभी के लिए एक प्रॉब्लम जो है बन गया, ठीक है, खुद अपने देश के लिए एक बर्डन बन गया, ठीक। हम देखे जाए श्रीलंका की प्रॉब्लम, अगर बेल्जियम ने अच्छे तरीके से सॉल्व किया तो जस्ट उसके अपोजिट चला गया श्रीलंका। अब हम श्रीलंका का प्रॉब्लम जो है, ठीक, देखते हैं। ठीक, श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ इंग्लैंड से, भारत के आजाद के 1 वर्ष बाद, ठीक। और जब ये आजाद हुआ, जब उस वक्त इसकी कंडीशन देखिए, यहाँ पे जब 3 जो है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन रहते थे, सिन्हाला 74%, बौद्ध धर्म वाले जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, बुद्धिस्ट थे, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आते थे तमिल, जो 18% थे उनके पॉपुलेशन में। अब बाकी जो बचते हैं, ठीक है, आपके जो है कितने परसेंट बच गए, फिर आपके जो 8% बाकी बचते हैं उस पे कौन थे, मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस थे। तो समस्या क्या थी यहाँ पे, ठीक, जैसे ही देश आजाद हुआ वहां की गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटिज्म के सिद्धांत पे चल पड़ी। मेजोरिटिज्म क्या होता है, ये क्या होता है, बहुसंख्यकवाद हिंदी में इसको बोलते हैं मेजोरिटिज्म। इट इज ए प्रिंसिपल, ये एक सिद्धांत है। व्हेन पीपल बिगिन टू थिंक दैट, जब लोग ये सोचने लगे कि सिंस वी आर इन द मेजॉरिटी, चूंकि हम मेजॉरिटी में हैं, so this country should be run according to our wish, तो ये कंट्री हमारी इच्छा के हिसाब से चलनी चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग टू चलनी चाहिए। जब देश की मेजॉरिटी पीपल ये सोचने लगे, जिनकी संख्या ज्यादा है, जैसे हमारे देश में हिंदू ज्यादा, और हिंदू ऐसा कहने लगे कि नहीं देश वैसे चलेगा जैसे हिंदू चाहेंगे, तो इसको मेजॉरिटिज्म बोला जाएगा, और ये गलत है, ठीक, ये बहुत गलत है। इस तरीके से आप देश चलाएंगे तो शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है, आगे जाके देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक। तो वहां की गवर्नमेंट मेजोरिटिज्म के सिद्धांत पे चल पड़ी। देखी कि अरे यहाँ पे सबसे ज्यादा तो सिंहलीज है, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले, तो क्यों ना हम जो है उन्हीं के हिसाब से चले, क्योंकि वोट तो हमको इन्हीं से लेना है। वोट पॉलिटिक्स कर दिया उसने। और उसने 1956 में श्रीलंका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, और साफ साफ उसने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, कि जो बौद्ध धर्म का होगा, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलेगा, उसी को हर जगह प्रेफरेंस दिया जाएगा, देश के रिसोर्सेज पे, देश के बाकी अपॉर्चुनिटी पे उन्हीं का पहला राइट होगा। और हर जगह भेदभाव जो है स्टार्ट हो गए पूरे जो है श्रीलंका में, ठीक। और तमिल, अब तमिल की कंडीशन देखें, ये जो 18% तमिल हैं, इसमें 13% जो तमिल हैं वो थे इंडियन, श्रीलंका के। अब 5% जो हैं वो इंडियन तमिल थे, ठीक है, 5% इंडियन थे, ठीक। कौन इंडियन थे भाई, वही लोग जिनके कभी फोरफादर्स, पूर्वज कभी वहां पे जो है मजदूर बन के गए थे, अब वहाँ पे अच्छे खासे जो है वहाँ पे लोग बन चुके, तो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे थे, नौकरी में थे, ठीक। तो इन तमिल लोगों ने श्रीलंकन गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट किया
कि आप हमारे साथ भेदभाव न करें, ये गलत है। और बार बार रिक्वेस्ट किया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को वोट किया कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, कहीं हमारे लिए कुछ काम करे। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी गवर्नमेंट ने तमिलों के जो है डिमांड पे ध्यान नहीं दिया। ठीक, उसके बाद ठीक, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इन पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर इन्होंने अपने डिमांड को बदला। इन्होंने कहा कि ठीक है, पूरे देश में आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन जहां हमारी संख्या ज्यादा है, जैसे नॉर्थ श्रीलंका में इनकी संख्या ज्यादा थी, ईस्ट श्रीलंका में इनकी संख्या ज्यादा थी। आप साफ साफ मैप में देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा, श्रीलंका का मैप देखेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है, सेकंड पेज पे दिया हुआ है, इस चैप्टर के सेकंड पेज पे, ठीक, तो उस पे आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कहाँ पे जो है तमिल ज्यादा रहते हैं, कहाँ पे आपको जो है सिंहले ज्यादा रहते हैं, बौद्ध धर्म वाले। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, जिस एरिया में हम ज्यादा हैं वहाँ पे कम से कम हमें जो है ऑटोनॉमी दिया जाए, हमारे रिलीजन को, हमारे लैंग्वेज को मान्यता दी जाए, एक्सेप्ट किया जाए हमें भी, वहाँ तो कम से कम हमें इक्वालिटी दिया जाए। ठीक, श्रीलंकन गवर्नमेंट में इस पे ध्यान नहीं दिया। तब इन लोगों ने क्या किया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। इन तमिल वालों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बावजूद इतनी संख्या में कभी सीट नहीं जीत पाते थे कि ये जो है अपने तमिल लोगों के लिए कुछ चेंज ला दे देश में। ठीक, और कोई भी उपाय इनका सफल नहीं हुआ। तब इन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट को जो है सोचा कि इनको लेसन सिखाना बहुत जरूरी है, टीच करना बहुत जरूरी है। और इन्होंने उस वक्त दुनिया का एक सबसे खतरनाक जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आतंकवादी संगठन बनाया, जिसका नाम था LTTE, लिट्टे। हिंदी में इसको बोलते थे लिट्टे और इंग्लिश में बोलते थे LTTE, जिसने राजीव गांधी को ही जो है हमारे देश में जो है बॉम्ब से उड़ा दिया था, मानव बॉम्ब से। लिट्टे, LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। ठीक, अपने एरिया को फ्री कराने के लिए, अपने को राइट्स दिलाने के लिए इन लोगों ने बना लिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और अपने ही देश के एक पार्ट पे कब्जा कर लिया। अपने ही देश के नॉर्थ श्रीलंका पे आप देखेंगे मैप में ऊपर, श्रीलंका के जो आपके बुक में मैप दिया उसमें देखेंगे जहां जहां तमिल हैं वो ऊपर के पार्ट पे ही कब्जा कर लिया, जो सी से टच करता था एरिया, जिसको जाफना कहा जाता था। ठीक, और इस पे कब्जा कर लिया, खुद की अपनी आर्मी बना ली। हेड इनका था प्रभाकरण, जो लंदन में रह के, विदेशों में रह के अपने सारी चीजों को हैंडल करता था। और दुनिया में जहां जहां तमिल थे सभी इनके सपोर्ट में आ गए, फंड भेजा जाने लगा। इन्होंने अपनी जो है वहां जब कब्जा कर लिया तो वहां एयरपोर्ट बनाया, अपने हेलीकॉप्टर रखे, प्लेन रखे, ठीक, फाइटर प्लेन रखे, अपनी आर्मी बनाई, और श्रीलंकन गवर्नमेंट से इनका लड़ाई स्टार्ट हो गया। और ये लड़ाई बन तो ये गया था 76 में ही, ठीक, लेकिन इनकी 1976 में ही बन गया था, ठीक, लेकिन इनकी जो लड़ाई स्टार्ट होगी 1983-84 के आसपास, करीब करीब 25 वर्ष तक ये लड़ाई चली है, सिविल वार। और देश में सिविल वार स्टार्ट हो गया। एक तरफ तमिल थे और एक तरफ जो है वो आपके जो है सिंहले वाले थे, बौद्ध धर्म वाले थे। और जब गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मानती थी तो ये गवर्नमेंट के पास मानव बम भेज देते थे। इन्होंने सबसे पहले मानव बम इन्होंने नहीं बनाया था दुनिया में, और वहां पे लोगों को भेज दिया जाता था, तमिलों को। और जो मिनिस्टर्स, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स तमिलों पे ज्यादा जो है एट्रोसिटीज करते थे, क्रूरता का क्रुएल्टी करते थे, उनको सबक सिखाने के लिए, गवर्नमेंट को सबक सिखाने के लिए उनको जो है मानव बम भेज कर उड़ा देते थे। ठीक, और इनको न पैसे की कमी रही, न आर्मी की कमी रही, और दोनों तरफ से हजारों लोग मरेंगे। भारत पे भी आरोप लगा कि तमिलनाडु से इनको मदद जा रहा है। अब सही है या गलत, ये तो जांच का विषय है। ठीक, और पता चला 25 वर्ष तक ये जो है सिविल वार चलेगा। कभी सिंहली मरते थे बड़ी संख्या में, कभी तमिल्स मरते थे। जो पैसे देश के डेवलपमेंट पे खर्च होने चाहिए, जो पैसे जनता के एजुकेशन के लिए, उनके जो है हेल्थ के लिए, उनके नौकरी के लिए, इंडस्ट्री के लिए खर्च होने चाहिए, वो वार में खर्च हो रहा था।
तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी श्रीलंकन गवर्नमेंट। 2010 में प्रभाकरन मारा गया, जब उसको नेवी, आर्मी और एयरफोर्स जो है सब ने मिलकर चारों तरफ से जब घेरा, तब वो मारा गया। तब जाके एलटीटी कमजोर पड़ गया, ठीक, और कभी भी वापस आ सकता है। अगर भेदभाव हुआ कहीं फिर वापस आ जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? पूरे के पूरे तरीके से श्रीलंकन गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग प्रॉपरली नहीं किया था। पावर शेयरिंग में, देश के रिसोर्सेज में, देश के अपॉर्चुनिटी में, देश के गवर्नमेंट में इन्होंने उन लोगों को जो वहां पे रहने वाले थे उनको बराबर बराबर राइट्स नहीं दिए, जिसके कारण ये समस्या आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3 पे, ठीक। और पेज नंबर 3 पे देखेंगे, ठीक, वहां पे क्या लिखा हुआ है वो ये भी हो गया, ठीक। पेज नंबर हम आते हैं 6 पे। वाई पावर शेयरिंग इज सो डिजायरेबल? पावर शेयरिंग ये जरूरी क्यों है? अब सवाल उठता है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? नेक्स्ट क्वेश्चन किया है पेज नंबर 6 पे, ठीक। और ये जा देखे, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यक। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग इतना जरूरी क्यों है? ठीक, बिकॉज प्रॉपर पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। क्योंकि ये प्रॉपर पावर शेयरिंग सही से करेंगे तो आने वाले देश में जो है आपकी जो टेंशन हो सकता है, जो कन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी को ये रिड्यूस कर देता है। क्योंकि किसी न किसी बात पे देश में कभी न कभी जो है कन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। जैसे हमारे यहाँ हो जाता है, हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाते हैं, या कभी जो है क्षेत्रवाद हो जाता है। महाराष्ट्र में जो हिंदी स्पोकन लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, या असम में किया जाता था पहले। तो बहुत सारे देशों में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। बिकॉज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। दो तरीके से पावर शेयरिंग को दो कैटेगरी में रखा गया। एक है प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग, एक है आपका जो है मोरल पावर शेयरिंग। दो जो है इनका क्लास बनाया गया। पावर शेयरिंग जब करते हैं तो दो चीजें ध्यान में रख के करते हैं। एक प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग कहलाता है, जब पावर शेयरिंग हम करते हैं। एक होता है मोरल पावर शेयरिंग। अब प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग क्या होता है? प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग, ठीक, और मोरल पावर शेयरिंग, ठीक। अब ये क्या है देखें, दोज पावर शेयरिंग विच इज डन ऑन द, ठीक, थिंकिंग ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट। जो पावर शेयरिंग सोच समझ कर किया जाए कि इससे क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग। युक्ति परक, हिंदी जो हिंदी वाले बच्चे हैं, ठीक, उसमें ये क्या है? युक्ति परक। हिंदी में कुछ बच्चों को लिखना है, वो याद रखें। इसको बोला जाता है युक्ति परक, और इसको बोलते हैं नैतिक परक। सोच समझ कर जो पावर शेयरिंग किया जाए, ऐसा पावर शेयरिंग करे जिससे आगे जाकर जो है कोई टेंशन ना हो, कोई लॉस ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग। जो दिमाग में रख के द पावर शेयरिंग विच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या घाटा होगा, क्या इससे फायदा होगा, ये सोच समझ के जो पावर शेयरिंग करेंगे उसको बोला जाता है प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग, ठीक। तो फिर मोरल पावर शेयरिंग क्या होता है? कहता है पावर शेयरिंग is the objective of democracy. Equal distribution is the objective of democracy. पावर शेयरिंग करना, इक्वल, हर चीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, यही तो डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। इट इज द राइट ऑफ द पीपल, ये जनता का अधिकार है कि गवर्नमेंट शुड इंक्लूड दिस पीपल इन देयर पावर शेयरिंग। ये उनका अधिकार है और ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि जो जो लोग उस पावर से अफेक्टेड हो रहे हैं उन सब को पावर शेयरिंग में मौका दे, उनसे कंसल्ट करें। जैसे घर होता है और एक फादर की ड्यूटी होती है, यदि उनके 4 बच्चे तो चारों में बराबर बराबर चीजें बांटें
और उनको उसमें शामिल करे डिसीजन मेकिंग में, ये उसकी एक मोरल ड्यूटी है, किसी के साथ भेदभाव न करे। तो ये एक मोरल पावर शेयरिंग है कि जो जो इस देश में लोग हैं, ये नैतिकता है, मोरल ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि सबको बराबर बराबर मौका दें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे पावर का। तो इसको क्या बोला जाता है? मोरल पावर शेयरिंग। ठीक, अब हम आते हैं ये देखने कि कौन कौन से जो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आज के डेमोक्रेसी में। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखें ये क्या क्या है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। 4 तरीके के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम इसमें जोड़ सकते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग 4 तरीके के हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। ठीक, वर्टिकल पावर शेयरिंग। पहले हम इन दोनों को देखें, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। पहले इन दोनों को देख ले। ठीक, फिर हम बाकी 2 को देखते हैं। बाकी 2 कौन कौन से हैं? पहला हो गया हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, दूसरा हो गया वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक, और अगर हिंदी वाले हैं तो उनके लिए क्षैतिज जो है सत्ता का हस्तांतरण। ठीक, सत्ता का जो है, ठीक, और ये है ऊर्ध्वाधर सत्ता का जो है, ठीक, हस्तांतरण। ठीक, अब देखें हम, ठीक, 2 और कौन कौन से हैं? थर्ड है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, कम्युनिटी। और फोर्थ है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। 4 हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। ठीक, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में पावर जो है बटा रहता है 3 भागों में। ठीक, इक्वल इसको। सबसे पहले आता है यहां लेजिस्लेटिव पावर शेयरिंग, लेजिस्लेटिव पावर शेयरिंग या लेजिस्लेचर भी लिखा होगा आपके बुक में। दूसरा है आपका एजुकेटिव, और तीसरा है आपका इसमें जो है जुडिशरी। पूरे पावर को बांट दिया जाता है। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, इट इज शेयर्ड अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। पावर को 3 भागों में बांटा जाता है, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव, जुडिशरी, और इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। इसी को चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग भी बोला जाता है। क्यों, अभी बात करेंगे। चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग। ठीक, क्यों बोला जाता है देखेंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखें, लिख लिया आपने हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग को हम देखें डिटेल में। ठीक, किसी भी गवर्नमेंट के 3 पिलर्स होते हैं। देखिए, ठीक, ये हो गया आपका लेजिस्लेटिव। ठीक, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर। ये हो गया एजुकेटिव, ये हो गया जुडिशरी। किसी भी गवर्नमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, गवर्नमेंट इन्हीं पे डिपेंड रहती है। ठीक, ऐसा फोटो बनाए नहीं होगा, मैंने बना दिया। इनका काम है लेजिस्लेटिव का देश के लिए कानून बनाना, पॉलिसी बनाना, लॉ बनाना, पास करना, या कहिए और साथ साथ में डिसीजन लेना सारा देश के लिए, पॉलिसी बनाना। ठीक, ये इनका काम है। एजुकेटिव का क्या काम है? एजुकेटिव का काम है देश जो भी लेजिस्लेचर ने, लेजिस्लेटिव ने डिसीजन लिया, पॉलिसी बनाया, लॉ बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करना। ये इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है उन सारी चीजों को।
जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी इन दोनों पे नजर रखता है, लेजिस्लेचर पे और एजुकेटिव पे, कि यदि ये दोनों काम ठीक से न करे तो ये पनिश भी इनको कर सकता है, जबकि इनको पावर कौन देता है? लेजिस्लेटिव ही देता है। ठीक, इसी को चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। ठीक, संतुलन और नियंत्रण का जो है सत्ता। तो इसको चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग क्यों कहते हैं? अब सवाल उठता है। चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग इसलिए कहते हैं कि ये तीनों जो पिलर्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, इसको 3 पिलर्स भी बोलते हैं, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव और जुडिशरी। ठीक, ये तीनों जो स्तंभ है हमारे सरकार की, तीनों जो पिलर्स हैं हमारे सरकार की और किसी भी देश की, ये तीनों अपने कैपेसिटी में रहते हुए, अपने हद में रहते हुए, अपने पावर में रहते हुए अपने जो है ड्यूटी तो पूरा करते ही हैं, लेकिन एक भी अपने पावर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो उनके हाथ में नहीं है, जो उनके पावर में नहीं, वो काम करने की कोशिश करता है तो वो रोक देता है दूसरा पार्ट। तो ये क्या करता है? चेक करता है। जब बैलेंस देखे, चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग, ठीक, तो ये उसको रोक देता है। अगर एक भी, जैसे ये जुडिशरी है, जुडिशरी इन दोनों को पनिश कर सकता है, पीएम को भी पनिश कर सकता है, लेकिन जुडिशरी कहे कि हम राष्ट्रपति को बुलाएंगे। हमारे देश में अगर जुडिशरी कहे कि हम राष्ट्रपति को बुलाएंगे, राष्ट्रपति को बुलाओ कोर्ट में, तो ये क्या करेगा? लेजिस्लेटिव कहेगा नहीं आएगा। मान लीजिए ऑर्डर देता है एजुकेटिव को, बुलाया पुलिस ऑफिसर को, बोला कि जाओ राष्ट्रपति को ले आओ। सबसे बड़े हमारे देश के जो सचिव हैं, आईएएस का जो हेड होगा या पुलिस का जो हेड होगा, हर स्टेट में पुलिस के हेड होते हैं, या जो कैबिनेट सचिव, उनको बुलाया, कहेगा हमको राष्ट्रपति कल कोर्ट में चाहिए, सामने हाजिर। क्या ये काम करेगा? ये दोनों काम नहीं करेगा। नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं। तीनों को बराबर बराबर काम दिया गया। आपका काम है कानून बनाना, आपका काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, आपका काम है उन दोनों पे नजर रखना। देखिए एक बैलेंस बना दिया गया पावर का, ये काम आप ले लीजिए, ये काम आप ले लीजिए, ये काम आप ले लीजिए, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन तीनों अपने वर्क को करते हुए एक दूसरे पे नजर भी रखते हैं, और इसीलिए इनको बोला जाता है चेक एंड बैलेंस। अगर एक भी अपने कैपेसिटी से बाहर निकलने की कोशिश किया, अपने पावर से ज्यादा जाकर काम करने की कोशिश किया, तो बाकी दो काम नहीं करेंगे। इनकी तो हिम्मत ही नहीं, ये रोक देगा। ये दोनों अगर गलत करते हैं, तो अगर ये लेजिस्लेटिव एजुकेटिव गलत करता है तो जुडिशरी रोक देगा, जुडिशरी गलत करता है तो लेजिस्लेटिव रोक देगा, एजुकेटिव उनकी बात जो है नहीं मानेगा। तो इस तरीके, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग भी बोला जाता है। अब हम सेकंड देखते हैं, ठीक, वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है? ठीक, ये देखें, वर्टिकल पावर शेयरिंग, इसमें देखिए क्या होगा, उधरवादर इसको बोलते हैं हिंदी में। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पावर ऊपर से नीचे आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ये लोकल गवर्नमेंट। हमारे देश में पंचायत है, पंचायती व्यवस्था है, शहर में म्युनिसिपैलिटीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो इसमें आएगा। ठीक, इसमें क्या होता है वर्टिकल पावर में? सबसे पहले देखिए, एक होगी पूरे देश के लिए गवर्नमेंट, ठीक, और उनको कुछ काम दिया गया होगा, ये सब्जेक्ट पे आपको कानून बनाना है। जैसे एक हमारे देश में मोदी जी की सरकार है, इनको काम बांट दिया जाता है, इनको भी काम बांट दिया जाता है, इनको भी काम बांट दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देश के लिए एक जैसी जो चीजें चाहिए इनको दे दिया जाता है, जैसे रेलवे है, करेंसी है, डिफेंस है। इस पे कानून कौन बनाएगा? ये 99 सब्जेक्ट इनको दिया गया है, 99 टॉपिक्स पे कानून अकेले बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे करेंसी, देश का डिफेंस, रेलवे, ठीक, फॉरेन अफेयर्स, इस पे फैसला कौन लेगा? बैंकिंग व्यवस्था, कम्युनिकेशन, ठीक, इस पे सारी व्यवस्था जो है डिसीजन ये लेंगे, सारे कानून ये बनाएंगे, और इनकी कानून इन लोगों को माननी होगी। कुछ काम इनको भी दिया गया है, इनके पास जो है अभी जो है 61 टॉप सब्जेक्ट है, 61 सब्जेक्ट पे 61 टॉपिक पे अकेले कानून बना सकते हैं। ठीक, जैसे आपके जो है इनको पावर दिया गया है कि आप एजुकेशन पे बनाएंगे, ठीक, आप बनाएंगे। पुलिस और प्रशासन किसकी होगी? इनकी होगी। ठीक, पुलिस प्रशासन होगी, इंटरटेनमेंट होगा,
ठीक, लिकर यानी शराब की व्यवस्था होगी, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी होगा, नगर निगम होगा, वो किसके हाथ में है? इनके हाथ। उस पर कानून ये बनाएंगे और ये कुछ नहीं करेंगे। ठीक, उस पर ये इनको सजेशन दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते। और इन दोनों से थोड़ा थोड़ा पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट जो गाँव की व्यवस्था करेगी, शहरों के अंदर की कुछ व्यवस्था करेगी, कुछ काम इनको दिया गया। इनको बोला जाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक, तीसरे नंबर का हम पावर शेयरिंग देखते हैं, वो क्या है? ठीक, तीसरे नंबर का पावर शेयरिंग कहता है पावर इज शेयर्ड, पावर, थर्ड पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमॉन्ग लिंग्विस्टिक ग्रुप, भाषा वाले लोग, लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक, दूसरे नंबर पे आ गया रिलीजियस ग्रुप, और सोशल ग्रुप। ठीक, जैसे आप देखे होंगे हमारे देश में रिजर्वेशन रखा गया। तो रिजर्वेशन क्यों लाया गया? जो हमारे सोसाइटी में कमजोर लोग हैं, जो कभी इकोनॉमिकली और एजुकेशनली कमजोर रहे थे, जो आगे बढ़ने के लिए उनको कुछ सपोर्ट की जरूरत थी, उसके लिए देखिए हमारे देश में रिजर्वेशन लाएगा। और रिजर्वेशन लाकर गवर्नमेंट में शामिल किया गया कि नहीं किया गया? मान लीजिए उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, हो सकता था कि उनको टिकट नहीं मिलता, टिकट मिल जाता तो जनता वोट नहीं करती, वो जीतते नहीं। तो हमारे संसद में वो ग्रुप भी पहुंच सके, इसके लिए व्यवस्था किया गया। फिर आप बेल्जियम में देखिए, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है। हर जो है लैंग्वेज वालों के लिए वहां पे व्यवस्था किया गया है, ये लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक, उसी तरीके से एंग्लो इंडियन हमारे देश पे रखे गए हैं। हर जो है स्टेट असेंबली में एक एंग्लो इंडियन, और हर जो है हमारे देश में जो है लोकसभा में जो है 2 एंग्लो इंडियन। तो इस तरीके से सबको मौका मिल जाता है। ठीक, उसी तरीके से 4th नंबर पे देखिए पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयर्ड अमॉन्ग, अब हम 4th पावर शेयरिंग देखते हैं, 4थे नंबर का। 4th पावर शेयर इज अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट। ये देखिए, ठीक, क्या होता है भाई? इलेक्शन होता है हर 5 वर्ष पे, कहीं 4 वर्ष पे, कहीं 6 वर्ष पे। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को पावर में आने का मौका मिल जाता है। चाइना की तरह तो कंडीशन नहीं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी रहेगी। इसके साथ साथ बहुत बार ऐसा भी होता है कि इलेक्शन से पहले 2 पार्टियां अलायंस कर लेती हैं। जो पार्टी नहीं जीत सकती है वो दूसरे पार्टियों, बड़े पार्टियों से मिल जाती है इलेक्शन के समय, या इलेक्शन के बाद उनको सपोर्ट कर देती है। और इस तरीके से कॉलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। कॉलिशन गवर्नमेंट बनाकर गठबंधन की सरकार, कॉलिशन गवर्नमेंट बनाकर वो पावर में आ जाती है। जैसे आप देखिए यूपी में इधर बनारस की तरफ अपना दल, कितने इनके मेंबर हैं? 2 मेंबर हैं। अकेले लड़ते थे, ये भी सीट जीतना मुश्किल रहता है। और ये सरकार में मंत्री भी बनने को इनको पिछले सरकार में मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं हमारे देश में। जैसे आप देखिए रामविलास पासवान जी की पॉलिटिकल पार्टी है, कम सीट ला के भी मंत्री बने हुए हैं। वैसे ही और भी ढेर सारी पार्टियां हैं जो एनडीए को कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ यूपीए को सपोर्ट करते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को कभी ना कभी गवर्नमेंट में शामिल होने का मौका मिल जाता है। इस तरीके से वो पावर शेयरिंग कर लेती, चाहे वो छोटी पार्टी क्यों ना हो। ठीक, उसके बाद प्रेशर ग्रुप देखिए। प्रेशर ग्रुप किसका होता है? जैसे बिजनेसमैन है, किसान हैं, ठीक, और भी दूसरे ट्रेडर्स हैं, टीचर्स हैं। इन सब के कुछ खास ग्रुप होते हैं जो या तो सरकार जब कमेटी बनाती तब इनके मेंबर्स को शामिल कर लेती। जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या इंडस्ट्री के लिए जैसे कोई कानून पास कर रही हो गवर्नमेंट, अब कमेटी बनाई हो तो उस कमेटी में रतन टाटा को रख लिया, उस कमेटी में मुकेश अंबानी को रख लिया, या उस कमेटी में छोटे छोटे जो है इंडस्ट्रीज है उनको मौका दे दिया। तो इस तरीके से उन कि भाई आइए आप हमारे साथ मिलिए, बताइए कैसा कानून बनाना चाहिए, तो इनको भी मौका मिल जाता है।
कभी कभी मूवमेंट को भी मिल जाता है, आंदोलन, जैसे अन्ना हजारे को मौका मिला, अन्ना हजारे उन्होंने प्रेशर ग्रुप बनाया था, ठीक। जो है उसी तरीके से मेधा पाटकर का जो है ग्रुप है, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसको जो मूवमेंट चलाएं, तो इन सबको कभी ना कभी गवर्नमेंट किसी न किसी कमेटी में शामिल कर लेती है। जैसे अन्ना हजारे को लोकपाल बिल बनाते वक्त अन्ना हजारे के 5 लोगों को शामिल किया गया था, गवर्नमेंट ने मंत्रियों के साथ बैठाया था, ठीक है आप हमें एडवाइस कीजिए कैसे गवर्नमेंट बनाते हैं, कैसे कानून बनाएंगे लोकपाल पे। तो इस तरीके से मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग 4 तरीके का है, आपने देखा। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, फिर 3rd नंबर पे आपने देखा कि पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग लिंग्विस्टिक ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप एंड सोशल ग्रुप, ठीक। और 4थे नंबर पे आपने देखा पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप। ये है आपको मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और ये चैप्टर आपका आज पूरा हो भी गया। गुड डे बेटा।